चैनल। टीवी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। हेलो किसान एक ऐसा फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हर दिन आपके लिए कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अलग अलग विषय हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि उनसे जुड़ी तमाम जानकारी आप तक पहुंचा के आपकी कृषि को उन्नत किया जा सके। तो ऐसा ही एक खास विषय आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस विषय से जुड़े हुए सवाल आप पूछ सकते हैं। चूंकि फोन इन कार्यक्रम है, आप सीधे तौर पर इस कार्यक्रम में हमारे साथ टोल फ्री नंबर के जरिए जुड़ सकते हैं। तो आइए बता दें आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हेलो किसान कार्यक्रम में आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जाहिर तौर पर किसानों के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण और लाभकारी योजना है। इसके बारे में विस्तार से आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। इस विषय के बारे में अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर के जरिए कॉल करने के दौरान बस इस बात का ध्यान रखिए कि बातचीत के क्रम में टीवी की आवाज बंद रखें और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। इसके अलावा व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। इसके साथ ही आपको बता दें कि ईमेल के जरिए भी आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी नोट कर लें hellokisan2015@gmail.com। ध्यान रखें कि ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए जब भी सवाल भेजें तो साथ ही अपना नाम और स्थान भी अलग से जरूर लिखें। और हमारे सवालों के जवाब के लिए दो बेहद ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए आपका परिचय करा दें। हमारे साथ है डॉक्टर सुनील कुमार, आप सहायक आयुक्त हैं फसल बीमा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही इस कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री मुकेश कुमार माथुर, आप संयुक्त निदेशक है कृषि विभाग जयपुर राजस्थान से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो इस कार्यक्रम में हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले एक दुखद खबर से आप सभी को अवगत करा दें। हालांकि इस खबर से आप सभी परिचित हो चुके होंगे कि हमारे देश के जो हरित क्रांति के जनक है स्वामीनाथन, उनके निधन की गुरुवार को खबर आई 98 वर्ष की आयु में। और इनका योगदान भारत में खासतौर पर कृषि क्षेत्र में कहा जाए तो बहुत ही अहम रहा है, क्योंकि देश को जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब दाने दाने को मोहताज थे हम, उस समय उन्होंने कृषि क्षेत्र के लिए क्रांति ला दी थी हरित क्रांति के जरिए। और आज हम कह सकते हैं उन्हीं के अथक प्रयासों के कारण हम इस स्थिति तक पहुंच पाए हैं कि खाद्य सुरक्षा के मामले में इस वक्त हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं। देश उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हम सब भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इसके साथ ही उनका जो कृतित्व है उसे हम सभी नमन करते हैं। देश में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले MS स्वामीनाथन जी का कल 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया। स्वामीनाथन जी को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। उन्होंने ही देश में अधिक उपज देने वाली धान की फसल को उगाने पर जोर दिया और देश की कृषि व्यवस्था को एक नया आयाम प्रदान किया। कृषि के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए स्वामीनाथन जी को 1987 में प्रथम खाद्य पुरस्कार दिया गया था। वो पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तक से सम्मानित हो चुके हैं।
जी हाँ, तो देश में कृषि संकट से जुड़े हुए कई तरह के मसले रहे हैं और समय समय पर उन्हें सुलझाया जाता रहा है। और आज हम खास तौर पे एक ऐसी योजना के बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं जो किसानों को उनकी सबसे मुश्किल घड़ी में राहत देने का काम करता है। जी हाँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो खेती है वो बहुत हद तक मौसम पर निर्भर रहती है और कई बार ऐसी आपदाएं आ जाती है कि किसानों को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, इससे पहले भी कई तरह की बीमा योजनाएं फसलों को लेकर चलाई जाती रही है, लेकिन 2016 में जब ये एक नए कलेवर के साथ ये योजना शुरू की गई तो उसका खास क्या उद्देश्य रहा? देखिए, ऐसे तो भारत सरकार जो है प्रधानमंत्री क्रॉप इंश्योरेंस जो योजना है वो करीब 1985 से ही लागू की है किसी न किसी रूप में। पहले ये जो थे कुछ फार्मर के लिए था, फिर इसको दायरा बढ़ाता गया जैसे जैसे एक्सपीरियंस हुआ उस, और जो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर थे सुदृढ़ होते गए, टेक्नोलॉजी का जिसमें विकास होता गया, तो ये परिकल्पना की गई। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को बताया कि जो है आप पूरी जो जितने स्कीम हैं उनको आप समीक्षा कीजिए जो आपने उपयोग किया है, प्लस और विश्व में भी जो भी स्कीम चल रही है फसल बीमा योजना की उसकी समीक्षा करते हुए आप किसानों के लिए बहुत अच्छे स्कीम के लाइए जिसमें वह योजना बहुत सरल हो, किसानों को समझ में आए, यूनिफॉर्म प्रीमियम हो, किसानों को जो है उसमें जो आपकी वित्तीय दायित्व है कम से कम रखा जाए और इसमें अधिक से अधिक फायदा दिया जाए। इसमें जो जोखिम है, जितने जो तरह की जोखिम है उसकी चिन्हित किया जाए और उस सारी जोखिम को फसलवार जो है उनको उसमें समावेश किया जाए और उनको उचित जो है बीमा राशि प्रदान की जाए। तो ये इनकी था, उसकी आधार पर हम लोग ने ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरी समीक्षा करने के बाद दिए हैं। इसमें जो है प्रीमियम दर बहुत कम रखा गया है। तो कई खासियतें हैं इस योजना की जिसके बारे में इस कार्यक्रम में हम आगे चर्चा करेंगे। इस बीच मुकेश जी, आपसे जानना चाहूँगी कि राजस्थान के नज़रिए से किस तरह से ये योजना किसानों के लिए प्रासंगिक है, वहाँ पर किस तरह की परिस्थितियाँ बनती हैं जिसके तहत ये जो योजना है वो किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी साबित हो रही है? राजस्थान के संदर्भ में प्रधानमंत्री फसल काफी प्रासंगिक है क्योंकि राजस्थान में जो क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव है वो बहुत देखा जा रहा है। हाल ही में देखिए राजस्थान में करीब 30 से 35 दिन तक एक लंबा ड्राई स्पेल रहा और उसके बाद में अनसर्टेन साइक्लोनिक रेन्स आया जिससे किसान की जो पहले तो फसल में शुष्क अवधि की वजह से नुकसान हुआ और उसके बाद में ये जो बरसात आ गई जब फसलें कटी हुई थी, तो राजस्थान के संदर्भ में योजना बहुत ही वायबल है क्योंकि राजस्थान में लगातार कभी बाढ़ का प्रकोप देखने को मिल रहा है, कभी अकाल का देखने को मिल रहा है, कभी लंबी शुष्क अवधि आ रही है, अतिवृष्टि हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है। तो राजस्थान के संदर्भ में योजना काफी प्रासंगिक है और राजस्थान लगातार इस योजना का प्रचार प्रसार करके किसानों को इसमें जोड़ रहा है। राजस्थान के अंदर देश भर के जो क्लेम गए हैं उनका करीब 15 से 17% क्लेम अकेला राजस्थान में जा रहा है। तो इस बात से ये साफ मालूम होता है कि राजस्थान के लिए योजना बहुत लागू करती है। इसी तरह से इस योजना के बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे मुकेश जी और जानेंगे कि किसानों के सामने किस तरह की परिस्थितियां आती है जिसमें ये योजना उनके लिए लाभकारी रहती है, क्लेम की क्या स्थिति है, तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। हमारी खेती काफी हद तक मानसूनी बारिश पर निर्भर करती है। कई बार अधिक बरसात, बाढ़ और ओलावृष्टि किसानों की दिन रात की मेहनत पर पानी फेर देते हैं। इन सब का सीधा असर फसलों की बुआई और पैदावार पर पड़ता है। किसानों की इसी चिंता को खत्म करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी। ये एक ऐसी योजना है जो मौसम की मार के कारण फसलों को हुए नुकसान की भरपाई करती है। खास बात ये है कि इसमें किसानों को बहुत कम प्रीमियम देना होता है। किसानों को खरीफ फसलों के लिए बीमा कंपनियों द्वारा निर्धारित प्रीमियम का सिर्फ 2% और रबी के लिए 1.5% प्रीमियम देना होता है, जबकि वार्षिक, वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी प्रीमियम महज 5% है।
प्रीमियम का बाकी सारा भार सरकार खुद उठाती है और वही बाकी रकम किसानों की ओर से बीमा कंपनियों को देती है, जिससे किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदाओं में फसल हानि के लिए किसानों को पूर्ण बीमित राशि प्रदान की जाए। फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन यानी बैंक जाकर और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म लिए जा सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए आपको http:/pmfbby.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। वहीं ऑफलाइन फॉर्म के लिए आप नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं। बता दें कि किसानों की सुविधा के लिए सरकार फसल बीमा योजना में लगातार नए आयामों को जोड़ रही है, जैसे ये स्टेक जो उन्नत तकनीकी प्रणाली है और सटीक उपज गणना में राज्यों की मदद करेगी। वहीं विंड्स के जरिए किसानों के लिए मौसम संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी व आंकड़े उपलब्ध हो पाएंगे। और AIDE ऐप जिसमें किसानों की नामांकन प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव आएगा, जिससे किसान घर बैठे या खेत से भी बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के जरिए पंजीकरण आसानी से पूरा कर सकेंगे। जी हाँ, तो ये थी योजना से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें। सुनील जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की आपदाएं या जोखिम जो है वो इस बीमा योजना के तहत कवर की जाती हैं? देखिए, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो क्षेत्र आधारित पर लागू की जाती है और इसमें जितने उपज पर जितने प्राकृतिक आपदाएं होते हैं उसके कारण अगर फसल पर की कमी होती है किसी कारण, तो सारे आपदाएं इसमें कवर की जाती है। इसमें से कुछ आपदाएं को चिन्हित किया गया है जिसको हम स्थानीय स्तर की आपदाएं कहते हैं, जिसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो कुछ आपदाएं जो है पूरे जिला को, ब्लॉक को, ग्राम को प्रभावित करते हैं। कुछ ऐसे आपदाएं हैं जो कुछ ग्राम के एक ग्राम पंचायत या एक गांव के कुछ क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, तो उसको हम लोग स्थानीय आपदा में डाले हैं और उस स्थानीय आपदा में हम लोग प्रावधान किए हैं कि उसमें खेतवार आकलन की जाएगी और किसानों को जो नुकसान हुआ है स्थानीय आपदा के कारण उसमें दिया जाएगा। इसके अलावा ये भी दिया गया जो आपदाएं जो है स्थानीय आपदाएं कुछ खड़ी फसल को नुकसान करती है और कुछ जो है कटाई के पश्चात जो खेत में सूखने के लिए फसल रखे जाते हैं उस टाइम भी ये सारे आपदाएं प्रभावित करते हैं, जिसमें बेमौसम बारिश भी सम्मिलित किया गया है। तो इसके कारण को भी नुकसान को हम लोग इसमें क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। सुनील जी, क्या वजह है कि ये कहा जाता है कि ये जो योजना है वो बुआई से पहले से लेकर कटाई के बाद तक की परिस्थितियों को अपने अंदर समाहित करता है, तो बुआई से पहले की किस तरह की परिस्थितियां इसके अंतर्गत आ सकती हैं? देखिए, जैसे मैं चर्चा के शुरुआत में ही कहा गया था कि हम लोग को निर्देशित किया गया था जब योजना का हम लोग प्रारूप का चर्चा कर रहे थे, इसमें था कि आप जो है किसानों के पूर्ण जो सुरक्षा प्रदान कीजिए और जो भी उनके जोखिम है उसको सबको चिन्हित करके पूरे आपको क्षतिपूर्ति दीजिए। तो उस टाइम हम लोग ने देखा कि कुछ ऐसे फसलें हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां जो है बुआई के लिए किसान भाई पूरा उसको खेत को तैयार करते हैं, सीड भी लगा देते हैं, फर्टिलाइजर का यूज भी कर लेते हैं, इरिगेशन भी दे देते हैं, लेकिन कुछ कारणवश जो है उस टाइम जो है फसल नहीं उग पाती है। तो उसको हम लोग कहते हैं प्रिवेंटेड सोइंग रिस्क, और उसको भी हम लोग उस टाइम ये किसानों को जो है जो सम इंश्योर्ड है उसको 25% का भुगतान तत्काल किया जाता है और उनको ये सलाह दी जाती है कि कंटीजेंसी क्रॉप्स जो है जो सूख जा खास करके सूखा और बाढ़ की स्थिति में ये उपयोग होता है, कंटीजेंसी प्लान के अंतर्गत उनको नई फसलों को उनको बुआई करने का एक सहायता भी दी जाती है सरकार की तरफ से। जी जी बिल्कुल, और भी इसी तरह से योजना की महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे आपसे, लेकिन इस बीच कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनका सवाल ले लेते हैं। विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हाँ मैम, नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। हमारे दो सवाल है जी। पहला सवाल मैम ये था कि अगर किसी व्यक्ति ने KCC का ऋण लिया हुआ है और कई सालों से भरा नहीं है, डिफाल्टर हो चुके हैं और PM जो बीमा योजना है इसका भुगतान भी हो चुका है, उसी अकाउंट में आया है और डिफाल्टर है, तो क्या वो पैसे निकाल सकते हैं
हैं क्योंकि उन्हें पहले से ही ऋण भरना है, तो वो पैसे बीमा के प्राप्त कर सकते हैं या फिर उसी में एडजस्ट हो जाएंगे? पहला सवाल ये था। तो दूसरा सवाल ये था कि केसीसी होना ही तभी फसल बीमा का लाभ ले सकते हैं या फिर जिनके पास केसीसी नहीं है वो भी बीमा करा सकते हैं? जी, केसीसी अनिवार्य है कि नहीं, ये भी जानना चाहते हैं। आइए जानते हैं। जी सुनिए। मैं विपिन जी को दूसरा सवाल का जवाब मैं पहले देना चाहता हूँ कि ये जो है योजना सभी किसानों के लिए उपलब्ध है, चाहे वो आप खुद खेती करते हैं या जो बटाई पर खेती कर रहे हैं, और सभी के लिए उपलब्ध है। या आप ऋण बैंक से ले रहे हैं या बैंक ऋण नहीं ले रहे हैं, स्वतः आप इसमें पूंजी लगा रहे हैं, तो ये सभी तरह के किसानों के लिए उपलब्ध है। सब फसल केवल ये होना चाहिए, फसल और क्षेत्र जो है चिन्हित करते हैं राज्य सरकार, ये योजना के अंतर्गत अधिसूचित होना चाहिए। केवल यही है, ध्यान देना है कि फसल अधिसूचित हो, लेकिन राज्य सरकार जो है मुख्य फसल को और मुख्य क्षेत्रों को हमेशा अधिसूचित करती है। तो मुख्य फसल के लिए तो कभी नहीं होती है, जो कभी कभी कुछ क्षेत्रों में 2 हेक्टेयर, 20 हेक्टेयर, 50 हेक्टेयर होता है, शायद उसको राज्य सरकार जो है अभी नहीं कर रही है, लेकिन हम लोग उसको भी कोशिश कर रहे हैं कि बीमा योजना में लाया जाए। दूसरा इनका प्रश्न था कि क्या ये ऋणी किसान के रूप में फसल बीमा कराए थे और इनका जो है भुगतान बना, और भुगतान जो है उसी खाते में आएगा। अगर खाता बंद हो गया है तो हम खाता फिर से उनसे लेंगे कि भाई जो चालू खाता है उसमें दें। इसमें 2 तरह का हम लोग भुगतान करते हैं। अगर आधार बेस्ड भुगतान करते हैं तो अगर आधार बेस्ड भुगतान हो गया, उस खाता बंद है, तो सीधे सीधे इनके चला जाएगा वो बचत खाते में, तो आप ये निकाल के आप जो बैंक को भुगतान कर सकते हैं। अगर वो खाता चालू है, एनपीए है लेकिन खाता चालू है, तो प्रथम दृष्टिया में हम लोग जो भुगतान करते हैं वो ऋणी किसानों का भुगतान जो है केसीसी खाते में होता है। इसका कारण है कि बैंक जो है आपके बिहाफ में प्रीमियम जमा करती है और वो उनको कोलेट्रल मिलता है एक तरह से। तो इसमें एक जो है पूरा ऋण डिसिप्लिन जो बना रहे, इसको भी सरकार ध्यान में रखती है, और ये व्यवस्था की गई है कि जो है ऋणी किसानों का जो है हम जो है खाता में देंगे। इससे 2 फायदे हैं। क्या उससे क्या है कि आपको जो है जो MISS जो कहते हैं मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, जिसमें आप जो 7% ब्याज दर पर आपको कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाता है, उसमें ये भुगतान सहायक होती है। और अगर भुगतान टाइमली हो जाता है तो वो ब्याज दर घट के 4% हो जाता है। तो ये जो आर्थिक जो सुरक्षा है किसानों को और बैंक की जो सुरक्षा है, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस तरह का प्रावधान बनाया हुआ है। बिल्कुल। तो विपिन जी, उम्मीद है आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मुकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो योजना है, इसके अंतर्गत पहले जो ऋणी किसान होते थे वो स्वतः ही फसल बीमा योजना के तहत चले आते थे, लेकिन फिर इसे ऐच्छिक किया गया और किसानों की मर्जी पर इसे छोड़ा गया। तो इसके बाद आप किस तरह का अंतर देख रहे हैं अपने सूबे में, और खासतौर पे ऋणी और गैर ऋणी जो किसान हैं वो किस तरह से, कितने तादाद में आपके यहाँ पर जुड़ रहे हैं? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2022 से ये प्रावधान किया गया है कि जिस किसान ने कृषि प्रचालन ऋण लिया है और वह अपनी कृषि का बीमा नहीं कराना चाहता है, तो वह किसान निर्धारित अवधि जो अंतिम दिनांक होती है उससे 7 दिन पहले तक बैंक को ये सूचित कर सकता है कि मैं किसान के अंतर्गत फसल का बीमा नहीं लेना चाहता हूँ, वो ऑप्ट आउट ले सकता है। परंतु राजस्थान के संदर्भ में, क्योंकि जैसे मैंने पूर्व में बताया, योजना काफी प्रासंगिक है और ऐसा ऑप्ट आउट का कोई ज्यादा फिगर हमारे पास में नहीं आ रहा है, तो राजस्थान के संदर्भ में ऑप्ट आउट का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ है। जहाँ तक कोई 22 लाख छोटा मोटा कोई 1% आया हो, परंतु लगातार योजना वाइबल है, लगातार जोड़ रहे हैं, तो मेरे को ऑप्ट आउट का राजस्थान के संदर्भ में कोई प्रभाव नजर नहीं आता। नॉन लॉनी के अंदर भी राजस्थान के अंदर देखा जाए, अभी देखा जाए तो 95% जो किसान की जो पॉलिसी बन रही है वो लॉनी किसान की बन रही है, और 5% पॉलिसी है वो नॉन लॉनी की बन रही है। इस प्रकार से लगातार नॉन लॉनी का रेशो भी राजस्थान में बढ़ रहा है। किसानों की योजना की जागरूकता बढ़ रही है, क्योंकि राजस्थान में लगातार मौसम में परिवर्तन देखे जा रहे हैं। ऑप्ट आउट का भी कोई इशू नहीं आ रहा है और योजना से लगातार जुड़ने का प्रभाव देखने को। बिल्कुल। तो राजस्थान जैसे राज्यों सहित तमाम अनेक क्षेत्रों में भी लगातार जो किसान हैं वो इस योजना से जुड़ रहे हैं। इस योजना के बारे में हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें आज हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इस विषय के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं और सीधे सीधे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल देते हैं। मुकेश अवस्थी जी उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी मुकेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार, बताएं। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि एक जो बीमा फसल योजना है वो किस आधार पे है, प्रति एकड़ के आधार पे है, किस नुकसान के आधार पे आदमी को बीमा फसल दिए जाते हैं? जी, किस नुकसान के आधार पर इस योजना का लाभ मिलता है ये जानना चाहते हैं? जी जी जी। ठीक है, सुनील जी। देखिए, ये जैसे मैं अभी शुरू में ही बता रहा था कि ये जो बीमा योजना है किसानों के लिए बहुत सरल किया गया। हम किस कारण से हमारी फसल क्षति हो रही है, बड़ा मुश्किल होता है, तो इसको कुछ जो है क्षति जिसको हम चिन्हित कर पाते हैं कि इस कारण से ही क्षति हुआ है, उसकी तो मुआवजा हम लोग खेतवार आकलन करके देते हैं। कुछ ऐसे जो हैं आपदाएं जिसको हम चिन्हित ही नहीं कर पाते, किसान भी नहीं पता लगता है, तो हम उसको एरिया वार में देते हैं। इसमें यह है कि अगर ग्राम पंचायत में जो हम लोग ने ग्रांटेड यील्ड रखा है और किसी प्राकृतिक आपदा के कारण आपकी अगर फसल जो है उस ग्रांटेड यील्ड से उस जगह जो हम लोग लेते हैं उसमें कम आया है, तो सभी किसानों को क्षति माना जाता है और सभी किसानों को उसी प्रोपोर्शनेट में जो है भुगतान किया जाता है। तो ये काफ़ी सरल किया गया है। लेकिन कुछ जो है स्थानीय आपदा जैसे आपका ओलावृष्टि है, जल भराव है, भूस्खलन है, प्राकृतिक आग है, ये सारे जो कुछ कुछ क्षेत्रों में होते हैं वो कुछ किसानों को प्रभावित करते हैं। उस टाइम जो है किसान को उनको हम लोग बताते हैं कि ये चीज़ आपदा के कारण अगर फसल आपके क्षति हुए हैं तो आप हमें सूचना दें। सूचना इसलिए आवश्यक देना होता है कि हम किस खेत में जाके सर्वे करेंगे, तो आप जब सूचना देंगे तो उसी के आधार पर वो आपके खेत में जाके खेतवार आकलन उसकी होती है और जो किसानों को क्षति होती है उसके प्रोपोर्शनेटली उनको भुगतान का प्रावधान इस योजना में किया गया है। बिल्कुल, तुम कई चीज जाना आपने किस तरह के प्रावधान इस योजना के तहत। तो आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप के जरिए एक सवाल भेजा है हमारे दर्शक उत्तम भगत जी ने जमुई बिहार से, जानना चाहते हैं कि क्या बिहार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू है? जी सुनील जी। ये क्वेश्चन आते रहते हैं किसानों का। और बिहार सरकार ने, चूंकि ये योजना जो है राज्यों के लिए स्वैच्छिक है, क्योंकि राज्य सरकार का भी इसमें वित्तीय दायित्व और प्लस उसमें जो क्रियाकलाप है उसमें उनका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित किया गया। तो बिहार राज्य जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जो है खरीफ रबी 2018 तक
क्रियान्वित की गई है और 19 से इनका जो है डिसकंटिन्यू किया हुआ है वहाँ किसी कारण से। लेकिन किसान जो है अन्य योजनाएं वहाँ और जो है इंश्योरेंस कंपनी वगैरह चला रही है, राज्य सरकार भी उसको सहायता दे रही है। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो है बिहार सरकार से चर्चा चल रही है कि इस योजना में किसानों के हित में जल्दी से जल्दी आएँ, ताकि जो किसान हैं बिहार के भी किसान जो इस योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं उनको भी उचित लाभ जल्द से जल्द दिया जाए। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल भेजा है अंकुर सहाय जी ने आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसान कैसे ले और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो मुकेश जी, आप बताना चाहेंगे कि किसानों को किस तरह के दस्तावेज देने पड़ते हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए। योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है जी। विभिन्न वित्तीय संस्थानों से जो किसान कृषि प्रचालन ऋण लेते हैं उनका बीमा सामान्यतः किया जाता है, बशर्ते किसानों के द्वारा कोई ऑप्ट आउट का ऑप्शन ना दिया हो। इसके लिए किसान को ऑलरेडी केसीसी के अंतर्गत जो दिए गए दस्तावेज हैं वो शामिल रहते हैं, जिसके अंदर आधार कार्ड होता है, किसान का खाता संख्या होता है, जिस बैंक में उसका अकाउंट है और लैंड रिकॉर्ड ऑलरेडी उनके पास होता है। परंतु जो किसान नॉन लोनी है, जिसने किसी भी प्रकार का कृषि प्रचालन ऋण नहीं लिया है, उस किसान के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जिनके आधार पर किसान जन सेवा केंद्र पर या बैंक में जाकर के अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। उनको एक आधार कार्ड देना है, बैंक की पासबुक देनी है और लैंड का रिकॉर्ड देना है। अगर वो टेनेंट फार्मर है तो उस किसान के पेपर्स लेकर के देने हैं, उससे शपथ पत्र लेना है जिससे उसने जमीन ली हो। तो इस प्रकार कोई भी किसान अपनी फसल का बीमा कर सकता हो, बशर्ते उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो। जी जी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। कुर्बान अली जी बाड़मेर राजस्थान से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो हेलो मैम जी। कुर्बान अली जी, अगर मेरी आवाज़ मिल रही है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी मैम नमस्कार देना चाहता हूँ। जी नमस्कार। टीवी की आवाज़ बंद रखिएगा। जी बताएं। जी हम क्या तरबूज की खेती करना चाहते हैं, इसमें क्या बीमा हो सकता है? एक बार फिर से अपना सवाल कृपया दोहरा दीजिए। तरबूज की फसल करना चाहता हूँ, इसमें बीमा हो सकता है? किसकी खेती? तरबूज की। तरबूज की, ठीक है। आइए जानते हैं। तो मुकेश जी बताएं, राजस्थान में तरबूज की खेती करना चाहते हैं और इसका बीमा कराना चाहते हैं, तो क्या ये संभव है? राजस्थान में वर्तमान में खरीफ और रबी में कुल मिलाकर के 48 फसलों का बीमा जारी है। जिस क्षेत्र में जो फसल बोई जाती है उस क्षेत्र के आधार पर भी बीमा किया जाता है। तो राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो हॉर्टिकल्चर और कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं, जो सब्जी की और बागवानी की फसलें हैं, उनका बीमा भी किया जा रहा है। इसमें तरबूज की फसल भी सम्मिलित है। अतः मैं किसान भाई जो अली जी बैठे हुए हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो एक बार को बीमा कंपनी जो वहाँ अधिसूचित की गई है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बाड़मेर के लिए, उनसे मालूम कर लें कि तरबूज की फसल का बीमा उसमें सम्मिलित है या नहीं। जी जी बिल्कुल। जी जिलों में तरबूज की फसल को अधिसूचित राजस्थान में किया हुआ। अच्छा, तो कुर्बान जी कई जगहों पर अधिसूचित है तरबूज की फसल भी, तो आप ज़रूर जो बीमा कंपनी है आपके क्षेत्र में उससे जानकारी ले लें, उसके बाद ही बीमा योजना के तहत आप जुड़े। आगे बढ़ते हैं और सुनील जी आपसे ये जानना चाहते हैं कि कई बार ये भी देखा गया है कि बीमा करा लेते हैं किसी फसल का, लेकिन किसी कारणवश किसान को अपनी फसल बदलनी पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना होता है? देखिए इसमें है कि क्योंकि किसानों को तो बीमा हम लोग कहते हैं कि जितना जल्द से जल्द कराए, क्योंकि इसमें प्रिवेंटेड सोइंग का भी प्रावधान किया गया है। तो अगर बीमा जल्द कराएंगे तभी वो किसान जो है प्रिवेंटेड सोइंग्स अगर होती इस तरह की तो उसका लाभ ले पाएंगे। तो ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि अगर जो है किसी कारण से अगर आपने सोच रखा है कि ये फसल लगाएंगे और प्राकृतिक आपदा के कारण, कुछ मौसम वर्ष या कोई मार्केट के कारण अगर आपने दूसरी फसल लगा ली है, तो अगर आप जो है दूसरी बीमित फसल अगर जो अधिसूचित फसल है उसको आप लगाए हैं, तो आप जो है इसको अंतिम तिथि जो होती है कट ऑफ डेट, उसके 48 घंटा के पहले पहले जहां से आप बीमा कराएं, अगर आपने सीएससी से बीमा कराया है तो सीएससी से, आपने खुद किए हैं तो खुद के माध्यम से, या बैंक ने आपको केसीसी होल्डर हैं और आपका बीमा हुआ है तो उनके माध्यम से आप जो है फसल बदलवा सकते हैं। अगर कोई फसल आप जो है
जो है अधिसूचित नहीं हुआ है, तो आप उनको बता सकते हैं कि ये फसल हमने अधिसूचित नहीं था, वो फसल का हम करवा रहे हैं, इसलिए मेरी बीमा जो है रद्द की जाए। तो ये दोनों प्रावधान है। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ पर लेते हैं। अगला सवाल भेजा है अभिनंदन यादव जी ने व्हाट्सएप के जरिए, और ये अशोकनगर मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। इनका कहना है कि इनके क्षेत्र में सूखा पड़ा लेकिन इसका सर्वे नहीं हुआ है, तो अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा या नहीं, जानना चाहते हैं। तो क्या होता है ऐसी स्थिति में? देखिए, सूखा जो पड़ता है वो बृहद क्षेत्र में पड़ता है, जो जैसा मैं बता रहे थे कि उसमें किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसमें जो है राज्य सरकार स्वयं संज्ञान लेती है और उसके आधार पर ये क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स जो करते हैं। और मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, किसान मध्य प्रदेश से है, वहाँ जो है यस-टेक तकनीकी की आप बात कर रहे थे, तो यस-टेक तकनीकी से वहाँ पूरा जो है क्रॉप क्षति का आकलन किया जाता है तकनीकी के आधार से। अगर उसमें जो है जो आपका ग्राम पंचायत है वहाँ शायद हल्का कहते हैं, हल्का क्षेत्र में से अगर जो है जो ग्रांटेड यील्ड है उससे आपकी उपज कम है तो सभी किसानों को प्रोपोर्शनेटली बीमा राशि दे ही है। तो इसमें किसान भाई को अगर सूखा के कारण है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, स्व राज्य सरकार संज्ञान लेके उसकी क्षतिपूर्ति का आकलन कर ली है। जी जी। मुकेश जी, यहाँ पर आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि राजस्थान में आप इस तरह की परिस्थितियों में क्या करते हैं? क्षति का जो आकलन किया जाता है वो कैसे, किस आधार पर किया जाता है? दो प्रकार से क्षति का आकलन किए जाने का प्रावधान है। एक तो है वाइड स्प्रेड लॉसेस, जिसमें कि अभी मेरे साथी बता रहे हैं कि फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर बीमा क्लेम, मतलब उस क्षेत्र के अंदर ये देखा जाता है कि कितनी उपज हुई है और उस उपज की तुलना पूर्व निर्धारित गारंटी उपज से की जाकर जितनी भी आनुपातिक क्षति हुई हो उसके आधार पर उस क्षेत्र के सभी बीमित किसान को उस रेशो के अंदर बीमा क्लेम दिया जाएगा। दूसरा, अगर कोई लोकलाइज इंसिडेंस होती है उसके अंदर भी प्रावधान है। राजस्थान में वर्तमान में ये प्रावधान है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, फसल कटने के बाद में अगर सूखने के लिए रखी गई है, गठरों के रूप में खेत में खुली हुई है और उस पर बेमौसम बारिश, साइक्लोन या साइक्लोनिक रेंज आ जाती है या ओलावृष्टि आ जाती है, तो उस स्थिति में किसान को 14 दिन तक बीमा कवरेज उपलब्ध कराया जाता है, जिसके लिए किसान को सूचित करना होता है बीमा कंपनी को। 3 माध्यमों से किया जाता है राजस्थान में, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से या टोल फ्री के माध्यम से या लिखित में भी किसान सूचित कर सकता है, परंतु सूचना देने की जो अवधि है वो 72 घंटे है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। सौरभ तिवारी जी सिवान बिहार से इस वक्त हमारे साथ है। सौरभ जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी। नमस्ते मैडम, ये कह रहा था कि मैंने किसान रजिस्ट्रेशन करवाया है, ठीक है, उसके बाद मेरा जो एलपीसी करवाना होता है, तो उसके बाद मेरा वो फसल बीमा करवाने के पहले एलपीसी करवाना होता है, तो वो मेरा कैसे होगा? उसके बाद ही तो मैं फसल बीमा करवा सकता हूँ। जी, सुनील जी। मैं तिवारी जी को बताना चाहता हूं कि बिहार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राज्य सरकार ने लागू नहीं की है, लेकिन वहां जो है बिहार राज्य फसल सहायता योजना है। ये योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्वरूप में है, लेकिन इसमें जो है किसानों को जो लाभ है वो बहुत कम मिलता है और उसका जो इनरोलमेंट जो प्रोसेस है जो लगभग इसी तरह से है। तो इसमें जो है उनमें रखा गया है कि एलपीसी जो है उनका जो विवरण है वो नए विवरण जो है डाउनलोड करके उसको सर्टिफाइड करके खुद सिग्नेचर करके अपलोड कर दीजिए तो आ जाएगा। सेम डॉक्यूमेंटेशन वहाँ भी लिया जाता है उसी तरह से, तो आपका वो उसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर किसी किसानों को उसमें छूटा रह जाता है तो उनके लिए विंडो अलग से वहाँ राज्य सरकार प्रोवाइड करती है कि इसमें आप विंडो में आप इसको ठीक कर लीजिए। जी सौरभ जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इसी के साथ यहाँ पे कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नंदस्वरूप जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हाँ नमस्कार सवाल नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी। मैं जानना ये चाहता हूँ जो फसल बीमा का योजना का लाभ है, इसमें जो आपदा दैविक आपदा होती है उसका तो समायोजित किया गया, तो जो किसानों का जो नुकसान होता है जंगली जानवर से या छोटे जानवर से, बिजली लाइन के द्वारा जब खेत में गिर जाती है फसल जल जाती है, तो मैं खेत बोने में जो हमारा बीज होता है अजान निकल गया, मेरा खेत पड़ गया, ये खेत में बोने के पहले नहर का पानी कट गया, पूरा खेत मेरा भर गया, तो ऐसी जो समस्याएं होती इसमें क्या मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी सुनील जी बताएं। देखिए ये जो आपके जो शिकायत है या प्रॉब्लम है, इससे सरकार वाकिफ है और इसमें हमेशा जो है चर्चा हम लोग कर रहे हैं बीमा कंपनी से और जो भी राज्य सरकार है उनसे भी। इस बीमा योजना में तो जंगली जानवर को कवरेज देने का प्रावधान किया गया है, लेकिन जो कवरेज हम लोग देते हैं बीमा कंपनियों के माध्यम से देते हैं। बीमा कंपनियां उसके लिए प्रीमियम दर निर्धारित करती है और कैसे आकलन करेंगे उसके पुराने जो है आंकड़े लेते हैं कि हाँ क्या कितना क्षति हुआ, किस क्षेत्र में क्षति हुआ, किस जानवर से कितना क्षति हुआ, बिजली सर्किट से लगने से कितना क्षति हुआ, ये सारे आंकड़े उनको उपलब्ध कराते हैं। ये सारे आंकड़े उपलब्ध कराने के बाद क्या प्रीमियम दर जो दे रहा है बीमा कंपनी वो वायबल है या नहीं है, वो ज़्यादा तो नहीं दे रहा है, इसके आधार पर जो है राज्य सरकार निर्णय लेती है। तो कुछ राज्य सरकारों ने कोशिश किए हैं, योजना में प्रावधान रखा गया है, इसको अलग से कहते हैं एड ऑन प्रोडक्ट के रूप में हम लोग ने डाला है कि ये बेसिक नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही स्थानीय स्तर पर कुछ जो है जंगल में है या फिर आसपास के क्षेत्र है वहीं ये आपदाएं आती है। तो इस पर राज्य सरकार जो है डाटा एकत्रित कर रही है, बीमा कंपनियों से बात कर रही है और उसको क्षति देती है। इसके अलावा भी योजनाएं हैं। अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से अगर क्षति नहीं मिल रही है तो भी राज्य सरकार की और जो है हमारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की भी एक योजनाएं हैं, उससे भी क्षतिपूर्ति दी जाती है। जी नंदस्वरूप जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मुकेश जी यहाँ पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसका जो मुख्य स्वरूप है, इसके साथ साथ राज्यों के लिए जैसे कि सुनील जी ने बताया कुछ एड ऑन प्रोडक्ट्स की भी गुंजाइश रखी गई है, तो आपके सूबे में क्या कुछ इस तरह के एड ऑन जो प्रोडक्ट्स है क्या उसे इसमें जोड़ा गया है स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए? राजस्थान में बेसिक कवर के अलावा दो एड ऑन कवर राजस्थान में जोड़ रखे हैं। एक तो है प्रिवेंटेड सोइंग। प्रिवेंटेड सोइंग का यही है कि अगर किसी अनुसूचित बीमा इकाई में किसी अनुसूचित फसल में विपरीत मौसम परिस्थितियों के कारण अगर 75% या अधिक क्षेत्र के अंदर किसान की फसल प्रारंभिक अवस्था में नष्ट हो जाती है या बाधित हो जाती है, तो वहां पर योजना प्रावधानों के अंतर्गत 25% बीमा क्लेम देकर पॉलिसी टर्मिनेट किए जाने का प्रावधान है। दूसरा एड ऑन कवर जो राजस्थान के अंदर जो लागू है वर्तमान में, वो है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का। सर मैंने पहले भी बताया कि खेत में काटकर रखी हुई फसल को 3-4 कारण है, ओलावृष्टि है, बेमौसमी बारिश है, साइक्लोन है, साइक्लोनिक रेंज है, उसके कारण अगर नुकसान होता है तो व्यक्तिगत आधार पर 14 दिवस तक उसका बीमा आवरण उपलब्ध है। उसके लिए किसान के व्यक्तिगत खेत के स्तर पर जाकर के सर्वे करा करके उसमें दर्ज किए गए नुकसान के आधार पर संबंधित बीमा कंपनी के द्वारा बीमा क्लेम दिए जाते हैं, परंतु किसान को इसके लिए घटना घटने के 72 घंटे में 3 माध्यमों के माध्यम से सूचित किया जाना आवश्यक है। जी जी, आइए आगे बढ़ते हैं। इस बीच हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। कन्हैया लाल प्रजापति जी इस वक्त उज्जैन मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कन्हैया लाल जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। मैं ग्राम मारोदा जिला उज्जैन से कन्हैया लाल प्रजापति जी। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए कन्हैया लाल। फसल मतलब खराब बीमा नहीं आया 2022। जी कन्हैया लाल जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। 2022 में फसल को नुकसान हुआ आपका कहना है? जी। कैसे? जी क्लेम मिला नहीं मिला? नहीं मिला। मैं कन्हैया लाल जी को बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में खरीफ 22 और रबी 22-23 की बीमा दावों की गणना की जा रही है। उसको हम डीजी क्लेम के माध्यम से दे है। अभी ये जो है जो राज्य सरकार से हमें सूचनाएं मिली थी कि ये जो सारे डेटा अभी कलेक्ट हो रहे हैं और उसकी जो है एक तिथि रखी गई थी 30 तारीख को, जो कल था।
कल होना था जो फंक्शन, वो अभी उसको चूँकि बीमा कंपनियों ने कुछ तैयारी नहीं कर पाए हैं, अभी कुछ डेटा अभी उनके और वेरिफिकेशन में चल रहे हैं, तो ये 6 तारीख से मध्य प्रदेश में दोनों सीजन का बीमा दावों का भुगतान किया जाएगा। जी कन्हैया लाल जी, आपने जान लिया सुनील जी ने जो जानकारी दी है। सुनील जी, कुछ इसी तरह के सवाल और भी आ रहे हैं। भेजा है सवाल रोशन यादव जी ने व्हाट्सएप के जरिए शिवपुरी से। उनका भी कहना है कि इनकी हुई है और सूखा पड़ा है और जो फसल है वो अच्छी नहीं हो पाई है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सर्वे नहीं हुआ है तो लाभ मिलेगा या नहीं? देखिए, शायद ये किसान भाई जो है इस मौसम की बात कर रहे हैं, खरीफ मौसम की बात कर रही है। तो अभी खरीफ मौसम का जो है, अगर प्राकृतिक जो जैसा मैं बता रहा था कि स्थानीय आपदा के कारण अगर क्षति होती है तो किसानों को सूचित करना पड़ेगा, और किसान अगर सूचित नहीं किए हैं तो कर दें। इससे स्थानीय स्तर की जो आपदाएं हैं उसमें खेतवार आकलन होगा। जहाँ तक सूखा और कह रहे हैं कम बारिश के कारण हुआ है, तो ये जो है व्यापक स्तर की आपदाएं हैं, जिसमें जो है फसल कटाई प्रदेश सरकार ने फसल कटाई प्रयोग जो है वो तकनीकी के माध्यम से कर रहे हैं। तो ये सारे चीज़ें उनकी स्टडी में चल रही है, सारे चीज़ों में होंगे, और सीजन के अंत में इनकी जो है जितनी फसल की नुकसान होगी, जितने प्रोपोर्शनेट, वो राज्य सरकार घोषित करके इनको मुआवजा मिलेगा। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। मुकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके सूबे में किस तरह से जो प्रीमियम जो है वो तय किए जा रहे हैं और किसानों को कितना प्रीमियम देना पड़ता है, सरकार कितना वहन करती है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सबसे बड़ी मुख्य कड़ी यही है, मुख्य प्रमुख बात यही है कि इस साल किसानों को बहुत ही कम प्रीमियम देना होता है। खरीफ के संदर्भ में सिर्फ 2%, रबी के संदर्भ में 1.5%, और हॉर्टिकल्चर और कॉमर्शियल क्रॉप्स के लिए 5% किसान का प्रीमियम जाता है। शेष जितना भी प्रीमियम होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार समान रूप से वहन करती है। तो ये योजना की सबसे बड़ी बात है, कम किसान की तरफ से कम पैसा, परंतु सरकार की तरफ से अनुदान देने के बाद भरपूर उसके बाद में जो क्लेम अगर देयता बनती है तो दिया जाता है। बिल्कुल। सुनील जी, यही कहा जाता है कि इस योजना की कई विशेषताओं में सबसे बड़ी विशेषता यही है कि प्रीमियम बहुत ही कम देना पड़ता है, तो किसानों पर अतिरिक्त बोझ नहीं आता है। तो कम का भी मतलब कितना कम किसानों को वहन करना पड़ता है इसका, अगर कुछ उदाहरण से आप हमें समझा सकें। जैसे किसानों को मैं चीज़ों में कि आप बता रहे थे, खरीफ का प्रीमियम जो है, अगर धान की फसल है तो उनका 2% निर्धारित है, और अगर उनका प्रति हेक्टेयर सम इंश्योर्ड जो है अगर 50,000 के हिसाब से है कि 50,000 अगर पूरी क्षति होगी तो किसानों को भुगतान होगा, तो उसका आप जो है अगर 2% लेंगे तो आपका 2% उनका हुआ करीब लगभग 500 और 1000 के आसपास जी, तो ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से हम लोग उसको देते हैं। लेकिन इसमें दिया गया है कि कुछ राज्य सरकार जो है जहां जोखिम ज़्यादा है या प्रीमियम रेट कम है, उसको देखते हुए बहुत सारे राज्य जो हैं वो प्रीमियम रेट है और दर जो है वो किसानों का खुद वहन करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर देना चाहता हूँ कि इस वर्ष जो है करीब 6 राज्य जो हैं प्रीमियम दर को बहुत कम किए हैं, 2% से भी कम लिए हैं। अच्छा। और जिससे है किसान जो है बहुत बृहत रूप से भागीदार हुए हैं इस योजना में। जैसे अब अगर मान लिया जाए, एक कहूँ कि आंध्र प्रदेश राज्य है जो इस योजना का स्वरूप को देखते हुए वो सभी किसानों के लिए यूनिवर्सल कवरेज किया हुआ है, कि मतलब सभी किसान अपने आप बीमित होंगे, और जो है इसका जो प्रीमियम दर जो है किसानों का भी वो राज्य सरकार वहन करेगी। तो करीब उसमें जो है अगर 85% जो एरिया है और किसान हैं वो लगभग जो है आंध्र प्रदेश में बीमित हो जाते हैं। तो ये योजना का लाभ इतना अच्छा है, स्वरूप अच्छा है, तकनीकी का विकास इतना अच्छा से हो रहा है, तो इस तरह से राज्य सरकार इसको बहुत बृहत रूप से अपना रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार भी है इसी तरह से जो है प्रीमियम दर 1 रुपया निर्धारित किए हुए हैं। 1 रुपया के कारण वहाँ अभी जो है बहुत किसान जो है वहाँ कवरेज जो है 3 गुना बढ़ गया है। वहाँ सारे किसान जो है बीमित हुए हैं अच्छे ढंग से। इसी तरह से अगर असम का बात करें तो वहाँ प्रीमियम दर जो है 100 रुपया रखा गया है प्रति किसान, और वहाँ भी कवरेज अच्छा हो रहा है। इसके अलावा त्रिपुरा में केवल धान फसलों के लिए भी किया गया है कमी। इसी तरह से उड़ीसा में भी जो है 1 रुपया कुछ फसलों के लिए रखा गया है। वाणिज्यिक फसलों इसमें समायोजित नहीं है, लेकिन जो खाद्यान्न फसलों के 1 रुपया का प्रीमियम रखा गया है, ये ताकि ये, क्योंकि ये योजना जो है किसान तो के ये
हित में बहुत ही है। सराहनीय कदम है राज्य सरकारों की ओर से, जिन्होंने किसानों को इतना भी बोझ नहीं वहन करने दिया और 1 रुपए में भी वो बीमा करा सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर से बात करते हैं। राजपाल जी इस वक्त हमारे साथ अमरावती महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। राजपाल जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। हेलो जी, राजपाल जी बताएं। मेरा सवाल है मैडम जी, पिछले 4 दिन में वो पैसे नहीं मिले तो सोयाबीन के लिए 4 दिन मिले। राजपाल जी आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है, कृपया नेटवर्क क्षेत्र में आकर बात करें और अपना सवाल दोहरा दें। जी, मेरा सवाल है पिछले 4 दिन में कितना भरा था, ये साल भी भरा जी। आपने सोयाबीन की फसल ली थी और पिछले साल में फसल खराब हो गई थी। ठीक है, किस कारण से? वो साइड में हम लोग दिलाना पड़ा, वो साइड में पानी नहीं हुआ, वो टाइम पर जो जब जैसे सोयाबीन को फूल आती थी वो टाइम पर पानी होना था, वो टाइम पर पानी नहीं था, पूरा वो सोयाबीन का फूल जो है नीचे रहता है। ठीक है, आइए जानते हैं। जी, सुनील जी क्या बताना चाहेंगे? महाराष्ट्र में कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन फसल में पिछले विगत वर्षों में क्षति हुई है, जिसको आकलन करके मिड सीजन एडवर्सिटी में भी भुगतान किया गया है और लोकलाइज कैलेमिटी में भी खेतवार आकलन करके भुगतान किया गया है। इनके जिला और इनके क्षेत्र को देखना पड़ेगा कि क्या इसमें भुगतान हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन जो लास्ट में जो एरिया अप्रोच पर जो क्लेम आई है उसमें कुछ जिलों में ही भुगतान बनता था जो भुगतान किया गया है। इस बार की भी जो फसल है सोयाबीन का, उसमें भी कुछ क्षेत्रों में बारिश के कारण से और जो है वो क्षति हो रही है, लेकिन वही है किसान को फिर मैं बताना चाहूँगा कि अगर स्थानीय आपदा के कारण जो है वो मतलब जल भराव के कारण इसको क्या कहते हैं ओलावृष्टि के कारण से अगर क्षति हो रही है तो आप तुरंत सूचना दें और अन्य जो है बाद में जो है वो खुद जो है राज्य सरकार इसकी गणना करके भुगतान करेगी। जी बिल्कुल। चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में हमारी चर्चा जारी रहेगी। साथ ही आप भी जरूर जुड़ते रहे अपने सवालों के साथ। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का हल। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बात कर रहे हैं। इस योजना के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी अपना सवाल आप हम तक पहुँचा सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, कृपया अपना नाम बताएं। चलिए, रामफल जी कैथल हरियाणा से इस वक्त हमारे साथ है। रामफल जी बताएं क्या जानना चाहते हैं? ये पीछे रबी 2023 में ना जी ये बीमा करवाया था 1 हेक्टेयर का जी, तो अभी तक कुछ नहीं मिला है जी। फसल खराब होगी, वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ हो गया था, अगली फसल आ गई, अब तक नहीं मिला कुछ भी। कैथल में कुछ फसल का नाम आप बता पाएंगे? गेहूं था या कोई और फसल था? रामफल जी कौन सी फसल थी?
चलिए, लग रहा है संपर्क हो गया है। रबी फसलों का जो है वहाँ भुगतान की प्रक्रिया भी चल रही है और जल्द से जल्द वहाँ भुगतान होगा। राज्य सरकार का जो वित्तीय दायित्व है वो सब्सिडी देने का, वो भी थोड़ा सा कुछ बचा हुआ है, तो जल्दी मिलके वो भुगतान की प्रक्रिया में है। जी जी, आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवालों को लेते हैं। एक सवाल भेजा है खंडवा से हमारे एक दर्शक ने, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है और ये जानना चाहते हैं कि इनके क्षेत्र में पानी नहीं गिरा है 2 महीने तक, और उसके बाद गिरा भी तो बहुत सारा पानी गिरा, यानी कि बारिश हुई और फसल नष्ट हो गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सर्वे नहीं हुआ, इनका कहना है। तो इनकी मांग है कि कृपया सर्वे करवा दिया जाए जिला खंडवा में। तो इस तरह की स्थितियां सुनील जी कई बार बन जाती है, तो ऐसे में क्या किया जाता है? देखिए, बारिश होना, अति बारिश होना, ये सारे चीज़ों का जो है 2 चीज़, जैसे मैं बोला कि अगर स्थानीय आपदा में है और अगर फसल का नाम नहीं बता पाए तो कुछ फसलें जो है जैसे धान को छोड़ के अभी खरीफ में सभी फसलों में स्थानीय आपदा में जल भराव का है। अगर जल भराव से हुआ है स्थानीय आपदा कारण तो खेतवार आकलन करने की ज़रूरत है। नहीं तो राज्य सरकार, अगर पूरी फसल क्षति हो जाती है ज़्यादा, तो राज्य सरकार को ये प्रावधान किया गया कि फसल कटाई प्रयोग को वो प्रीपोन्ड कर सकते हैं। अच्छा। जैसे जो अभी उनको फसल कटाई जो होती है जनरली जो है नवंबर से शुरू होकर अक्टूबर लास्ट से शुरू होकर नवंबर तक होती है ना। दिसंबर में भी कुछ कुछ क्रॉप्स में चले जाते हैं, तो वो हम लोग कहते हैं कि उसको प्री पॉन्ड कर दीजिए, ताकि वहाँ फसल है नहीं, किसानों को जल्द से जल्द भुगतान करना है तो प्री पॉन्ड करके उपज आंकड़े दे दीजिए, ताकि जो किसानों का जो जितना बीमा दावा बनता है उनका तत्काल भुगतान किया जा सके। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि किसानों के लिए निश्चित तौर पे ये जो योजना है बहुत लाभकारी है, लेकिन फिर भी बहुत इस तरह की शिकायतें किसानों के पास रहती है, बहुत परिस्थितियों में दुविधा में रहते हैं किसान। तो ऐसे में इन शिकायतों के निवारण के लिए आपके सूबे में किस तरह की व्यवस्था बनाई गई है? किसानों की जो प्रमुख रूप से शिकायतें रहती है वो ये रहती है कि उनके पड़ोस वाले को तो चेक मिल गया, क्लेम मेरे को नहीं मिला। तो इसी साथ में ये भी रहता है उनका कि सब क्लेम डिले हो रहा है, ये होता है कि हमारा सर्वे नहीं हुआ। तो हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहता है कि हम लोगों को कन्विंस करते हैं कि भाई ये स्कीम जो है एरिया अप्रोच पर काम करती है। एरिया अप्रोच में काम करती है, जिस फसल का बीमा आपने कराया है, जो और उस फसल में अगर वास्तव में फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर नुकसान दर्ज किया गया है तो उसमें क्लेम सभी को मिलेगा, बशर्ते उसमें पटवार पर उसमें नोटिफाइड एरिया के अंदर क्लेम आया हो, ये रेस्पेक्टिव किसान का इंडिविजुअल नीड कितनी भी आई हो। दूसरा ये रहता है कि किसान की सर्वे से संबंधित रहता है। हम किसानों को पूरा जागरूक कर रहे हैं कि वो जैसे ही कोई पेरिल होती है जो हमारी योजना के अंदर कवर होती है उसको 72 घंटे में सूचित करें, और 72 घंटे में सूचित करने के विलंब से अगर किसान का उसने बीमा ही नहीं कराया है और फिर भी उसका अगर सूचित कर रहा है तो उसका सर्वे, तो इस तरह की कुछ भ्रांति रहती है। तो हम लगातार कैंपेन करके ये चीजों को दूर कर रहे हैं और लगातार आईसी गतिविधियां कर रहे हैं। इसके अलावा भी हमारे पास में जो डीजीआरसी बनी हुई है, रिड्रेसल जो मैकेनिज्म है, उसके अंतर्गत भी लगातार किसानों के प्रकरणों को सुना जा रहा है और उनका रिड्रेस किया जा रहा है। बिल्कुल। मुकेश कुमार माथुर जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत ही अहम जानकारियां आपने दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए अब इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। तेगराम जी उज्जैन मध्य प्रदेश से हमारे साथ हैं। तेगराम जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी, हमारा सवाल ये है कि हमारा ये हमारा गेहूं जल गया था 7 अप्रैल को, तो हमारा बीमा अभी तक नहीं मिला। जी, 7 अप्रैल इसी साल की बात कर रहे हैं आप? हाँ, 2023। जी, ठीक है। कैसे नुकसान हुआ? ये हमारा कोई, हम तो घर पे थे, वो अज्ञात कोई भी कारण क्या हुआ, रास्ता है वहाँ पे जी, तो उसी वजह से कोई मालूम क्या हुआ। हम तो घर पे थे, मैं बीमार था और क्या, तो जी, और अचानक हमको मालूम पड़ा तो हम तो गए भाग के। जी जी, तेगराम जी, आपका सवाल हम जान रहे हैं। ये आपका जो है नुकसान जो है प्राकृतिक आपदा के कारण में नहीं आता है, तो शायद आप इसका अगर सूचना भी दिए होंगे बीमा कंपनियों को तो वो क्लेम नहीं दे पाएगा।
क्योंकि योजना में प्रावधान है कि प्राकृतिक आपदा के कारण से अगर क्षति हुई तब हुआ, किसी खेत में रखे हुए फसल कटाई चूंकि आप करवा के आप खलिहान में या एक जगह रखे हुए थे, जब आपके खेत से हट जाते हैं आपके फसल, तो उसका जैसे ही हटता है तो फसल का जो है बीमा कवर भी हट जाता है। तो इस कारण से हम नहीं दे पाएंगे, शायद बीमा कंपनी भी नहीं दे पाएगी, लेकिन राज्य सरकार के पास और प्रावधान है जिसके कारण आपको क्षतिपूर्ति अगर हुई है तो जरूर मिलेगी। आप राज्य सरकार से संपर्क में रहें। जी सुनील जी, चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे बहुत ही संक्षेप में इस योजना से जुड़ी हुई कुछ और खास बात अगर आप चलते चलते बताना चाहें। देखिए, इस योजना में किसानों के हित में जो है तकनीकी का समावेश बृहत रूप से किया गया है, क्योंकि किसानों को हमेशा शिकायत रहती है कि जो है हमारा क्षति जो है आकलन ठीक से नहीं हुआ या ठीक से नहीं किया गया, समय पर नहीं किया गया। तो ये सारे चीज जो है मानवीय है। इस मानवीय पहलू को इस योजना में हटाने का जल्द से जल्द व्यवस्था की जा रही है, ताकि हम लगातार योजना को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए तकनीक का समावेश भी किया जा रहा है। डॉक्टर सुनील कुमार, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी हमें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विस्तार से जाना आज आप सभी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, किस तरह से ये योजना काम करती है और किसानों के लिए कितनी लाभकारी है। तो हमें उम्मीद है कि जरूर आप इस योजना से जुड़े हुए होंगे, अगर नहीं जुड़े हैं तो जरूर इससे जुड़ें। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और आपको अगला विषय बता दें हम हेलो किसान कार्यक्रम का। हेलो किसान कार्यक्रम में अगला जो विषय रहेगा जिस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी वो है किन्नू की खेती और समसामयिक कार्य, और इसके अलावा बात की जाएगी खरीफ प्याज की उत्पादन तकनीक के बारे में। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछने के लिए आप ईमेल के माध्यम से अपना सवाल हम तक भेज सकते हैं। जो ईमेल आईडी है वो आप नोट कर ले, hellokisan2015@gmail.com। तो ईमेल जब भी भेजें तो साथ ही अपना नाम और स्थान लिखना न भूलें और ज़रूर भेजें। आगे बढ़ते हैं, बता दें कि दूरदर्शन किसान कॉल सेंटर के नंबर के जरिए भी आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही हेलो किसान कार्यक्रम को आप कभी भी दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल के जरिए देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसके साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।